वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। तो पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है। तो देखिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो एनर्जी हमें मिलती है उस एनर्जी की वजह से फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो वीक वैन फोर्सेस होते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो फोर्सेस टूट जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर निकल जाता है और फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। अगर हम इस चीज को ग्राफिकली यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन का ग्राफ पढ़ा टेम्परेचर के साथ। यहां पर एक वर्ड आ रहा है, एक एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्स अपॉन एम। नाउ पहले इसको समझिए कि एक्स अपॉन एम क्या है। देखिए, एक्स जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अ गैस टू बी एड्सॉर्ब और एम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। यानी कि एक्स अपॉन एम हो गया मास ऑफ अ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। पर यूनिट ग्राम एड्सॉर्बेंट में कितना गैस का मास एड्सॉर्ब होगा। इन टोटालिटी हम ये कह सकते हैं कि एक्स अपॉन एम एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज हो रहा है अगर कांस्टेंट कर दिया जाए प्रेशर को। ऐसा ग्राफ जहां पर प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए एड्सॉर्प्शन का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखा जाता है, ऐसे ग्राफ को आप लोग एड्सॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। आइसो मींस कांस्टेंट, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए हमने एड्सॉर्प्शन का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखा है और पाया है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज होता है। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होता है, तो देखिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर के बढ़ाने से इनिशियली जो एड्सॉर्प्शन है वो बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और फिर डिक्रीज होता है ना। क्वेश्चन यहां पर एग्जाम्स में जो आता है और आ सकता है वो ये है कि इनिशियली टेम्परेचर के बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ क्यों रहा है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज होता है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन इनिशियली टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। नाउ बच्चों देखिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो तभी बॉन्ड बना पाएगा अगर अगर उसके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अगर आपके स्पीशीज के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे और इतनी एनर्जी यूजुअली रूम टेम्परेचर पर आपकी स्पीशीज के पास नहीं होती है। तो आपको बाहर से मॉलिक्यूल्स को, स्पीशीज को एनर्जी सप्लाई करनी होती है ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाए। तो जो एनर्जी आप बाहर से सप्लाई करते हो उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो होता क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इनिशियली, तो जो टेम्परेचर की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का काम करती है और आपके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचाने में मदद करती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती रहेगी टेम्परेचर के बढ़ाने से, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंचने लगेगी और वो मॉलिक्यूल सरफेस के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करते रहेंगे। यानी कि केमिकल एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जब तक कि सारे मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ना हो जाए। ये एरिया, ये ग्राफ का ये एरिया इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एड्सॉर्प्शन आपका हो गया है। जितना एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं सारे के सारे केमिकली एड्सॉर्ब हो गए हैं। जब एक बार सारे मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर आप फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर की जो एनर्जी है, अब वो एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करेगी और आपके जो मॉलिक्यूल्स अभी केमिकली एड्सॉर्ब हुए थे, इस एरिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मॉलिक्यूल्स अब एनर्जी, टेम्परेचर की जो एनर्जी है, अब वो एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देगी और आपका एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा। तो क्या सीखा कि शुरुआत में जो एनर्जी
आपको आप दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रही है मॉलिक्यूल्स के लिए, और आपके मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल सरफेस के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर रहे हैं एक लिमिट तक। उसके बाद जब आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वही एनर्जी आपके मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुआ है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, और इस तरीके से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा। तो दिस इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि एड्सॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का क्या असर होता है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट करते हुए एड्सॉर्प्शन को प्रेशर के साथ वेरी करते हैं तो व्हाट विल वी फाइंड, हम देखेंगे कि इनिशियली प्रेशर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद एड्सॉर्प्शन प्रेशर के बढ़ाने से नहीं बढ़ता है, यानी कि एड्सॉर्प्शन एक्स अपॉन एम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो क्या सीखा है कि शुरुआत में इनिशियली प्रेशर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है एंड देन इट अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू एट अ सर्टेन प्रेशर। दैट प्रेशर इज नोन एज सैचुरेशन प्रेशर। जिस प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है उस प्रेशर को आप लोग सैचुरेशन प्रेशर का नाम देते हो। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो एड्सॉर्प्शन प्रेशर के बढ़ने से शुरुआत में बढ़ता है, इनिशियली बढ़ता है और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता है। दैट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज सैचुरेशन प्रेशर। एंड दैट टाइप ऑफ ग्राफ जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए एड्सॉर्प्शन का वेरिएशन प्रेशर के साथ देखा जाता है, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप एड्सॉर्प्शन आइसोबार आइसोथर्म कहते हो, क्योंकि थर्म रिप्रेजेंट थर्मल मींस हीट और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म का नाम देते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर। फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, देखिए बेसिकली एक्सप्रेशन जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, x अपॉन एम के पी की पावर 1 अपॉन एन, बेसिकली इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। और इसका अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ये दिखेगा। नाउ इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक्सप्लेन कैसे आया और ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने पीछे देखा कि इनिशियली टेम्परेचर प्रेशर के बढ़ाने से, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ता है और फिर कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता है। तो अगर हम ग्राफ के इस एरिया को देखें, इनिशियल वाले एरिया को देखें, तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है एक्स अपॉन इनिशियल एरिया का मीन्स क्या हुआ कि प्रेशर अभी कम है, जीरो प्रेशर, ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। यानी कि अगर प्रेशर कम हो तो प्रेशर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है, यानी कि एट लो प्रेशर एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वी विल गेट एक्स अपॉन एम इक्वल टू के पी। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ के इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग हाई प्रेशर की बात करते हैं तो अभी हमने कहा कि हाई प्रेशर पर आपका एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि एड्सॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि एड्सॉर्प्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, पी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, ये 1 आ जाएगा, 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस दैट एक्स अपॉन एम जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा हाई प्रेशर पर। नाउ इट इज एट लो प्रेशर, इट इज एट हाई प्रेशर। नाउ वी विल टॉक अबाउट एट इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर, ये एरिया जो आपको ग्राफ में कर्व वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा, यानी कि प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा ना हो, प्रेशर अगर बहुत कम ना हो, बहुत कम अगर प्रेशर है तो प्रेशर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो गया और आप फर्दर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो एड्सॉर्प्शन के ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, इंटरमीडिएट प्रेशर अगर रखा जाए तो एड्सॉर्प्शन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए सर, लो प्रेशर पर पी की पावर 1 है, हाई प्रेशर पर पी की पावर 0 है, यानी कि 1 और 0, 0 और 1 के बीच में ये बात होगी। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर जो पी की पावर होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। लो पे 1, हाई पे 0, तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर पी की पावर 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि 1 अपॉन एन, जहां पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। 1 अपॉन एन, अगर हम 2 लिख दें, 1 की जगह 2 रख दें तो 0.5 आ जाएगा, जो 1 और 0 के बीच में लाई करता है। अगर हम लोग यहाँ पर 3 रख दें तो 0.33 आएगा, जो 1 और 0 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर
p की पावर 1/n आएगा, जहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो एक्सप्रेशन बन गया आपका x/m इक्वल टू p की पावर 1/n एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज फिनलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, हाउ इट कैन बी अचीव्ड। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा क्वेश्चन कि एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट्स आप क्या समझते हैं। तो अपने एडजॉर्बेंट की एडजॉर्प्शन पावर को इंक्रीज करना ही एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कहलाता है। एडजॉर्बेंट की एडजॉर्प्शन पावर को इंक्रीज करना एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कहलाता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके से आप एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कर सकते हैं, लेकिन दो तरीके जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये हैं, बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट रफ। एडजॉर्बेंट की सरफेस को, जो भी सरफेस है, आप उसे जितना पोरस या जितना रफ बनाएंगे एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। दूसरा, बाय टेकिंग एडजॉर्बेंट इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म और इन पाउडर्ड फॉर्म। देखिए, जो हमारी सरफेसेस होती हैं, जो हमारे एडजॉर्बेंट होते हैं, हम कोशिश करते हैं और प्रिफर करते हैं कि हम उन्हें फाइनली डिवाइडेड फॉर्म यानी कि माइन्यूट फॉर्म में लें, टुकड़ों की फॉर्म में लें। एक बड़े टुकड़े की बजाय अगर हम छोटे टुकड़ों की फॉर्म में सरफेसेस को लेंगे या पाउडर्ड फॉर्म में अगर हम सरफेसेस को लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन भी नेचुरल सी बात है ज़्यादा होगा। तो हम लोग प्रिफर करेंगे और प्रिफर करते हैं कि जो भी हमारे पास एड्जॉर्बेंट होते हैं हम उसको एक बड़े पीस की फॉर्म में ना लेकर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म या पाउडर्ड फॉर्म में लें, तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है एड्जॉर्बेंट का, और इस तरीके से हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाकर एड्जॉर्प्शन के रेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन डन द एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट रफ और पोरस, और बाय टेकिंग एड्जॉर्बेंट इन फाइनली डिवाइडेड और इन पाउडर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बना हुआ है आपका कि वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एड्जॉर्बेंट दैन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पाउडर्ड फॉर्म अगर हम लेते हैं एड्जॉर्बेंट की तो वो ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में जो एड्जॉर्बेंट होगा उसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा टोटल सरफेस एरिया होगा या सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा ही होगा। इस वजह से हम लोग प्रिफर करते हैं कि हम लोग जो एड्जॉर्बेंट लें उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना लेकर पाउडर्ड फॉर्म में लें। अब ये देखिए, बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है, हाउ डज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेंट, प्रेशर ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड। तो अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसी का ये बिल्कुल समरी है। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज द समरी व्हाट वी हैव डिस्कस प्रीवियसली। तो देखिए इसमें अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल का साइज़ हमें माइन्यूट रखना है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। गैस के प्रेशर की अगर बात करते हैं तो इनिशियली गैस का प्रेशर के बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता है। अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज़ होता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो शुरुआत में बढ़ता है और फिर कम होता है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे ये डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट्स को, और बोर्ड एग्जाम में देखो इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सारे पॉइंट्स अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद ये इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैं दूसरा डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंसेस आप बताइए। एनसीईआरटी अगर आप गो थ्रू करोगे तो एनसीईआरटी में भी आपको ये डिस्टिंग्विशेस मिल जाएंगे। तकरीबन 8 या 9 डिस्टिंग्विश एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 3-4 डिफरेंसेस भी अगर आप लिख लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। सारे के सारे पढ़ें आप, लेकिन एग्जाम्स में जहाँ तक लिखने की बात है 3-4 डिफरेंसेस जो बेस्ट डिफरेंसेस आपको लगते हैं यू कैन राइट। तो फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में देखो डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेंट के बीच में फोर्सेस होते हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है वो 20 to 40 किलो जूल होती है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये एनर्जी आपके पास नियर अबाउट 20 to 40 किलो जूल के बीच में, 80 to 40 किलो जूल एनर्जी के बीच में होती है। ये यहाँ पर भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बना हुआ है कि भाई केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये एनर्जी ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होती है।
ये फिजिकल में जहाँ 20 टू 40 किलो जूल के बीच में है, तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये एनर्जी आपके तकरीबन 82 टू 40 के बीच में क्यों है? तो देखिए, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर क्योंकि केमिकल फोर्सेस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिजिकल फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, इसलिए एनर्जी वहाँ पर कम प्रोड्यूस होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन अकर एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर पे फिजिकल होगा, हाई टेम्परेचर पे केमिकल होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर की और फर्दर बात करें, तो जैसे आप पीछे डिस्कस मैंने आपके साथ किया कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि लो टेम्परेचर पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की कोशिश करी तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होने लगेगा। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर का असर देख रहे हैं, तो हम पा रहे थे पीछे कि शुरुआत में केमिकल एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, और फिर डिक्रीज़ होता है। ओके, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इनिशियली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करें। देखिए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जब होता है तो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल मॉलिक्यूल वीक वैन फोर्सेस के थ्रू सरफेस के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जब होता है तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम लोग चारकोल और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लें, चारकोल को हम लोग एज अ एड्जॉर्बेंट के रूप में ले लें, सरफेस के रूप में ले लें, और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस का केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, तो ऑक्सीजन गैस को चारकोल यानी कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना होगा, यानी कि C+O2 CO2 बन जाएगा। तो यानी कि जब ऑक्सीजन का चारकोल के ऊपर केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो चारकोल की सरफेस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड फॉर्म होगा। अब हम चाहते हैं कि दोबारा ऑक्सीजन अलग हो जाए, चारकोल की सरफेस को छोड़कर चली जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सरफेस के ऊपर केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन हो चुका है। तो इसीलिए हम इसे इरिवर्सिबल कहते हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन मल्टीमॉलिक्यूलर है, केमिकल एड्जॉर्प्शन मोनोमॉलिक्यूलर है। अगर कोई मॉलिक्यूल किसी सरफेस के ऊपर केमिकली एड्जॉर्ब होता है तो वो सरफेस के ऊपर कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है, और केवल एक बार ऐसा होगा, एक बार ही ऐसा हो पाएगा कि सरफेस के ऊपर कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है। जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई कंपाउंड फॉर्मेशन ना होने की वजह से एक मॉलिक्यूल एक लेयर के ऊपर एड्जॉर्बेट की दूसरी लेयर और दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसी लेयर फॉर्मेशन पॉसिबल है। जबकि यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और सरफेस के ऊपर कंपाउंड फॉर्मेशन केवल एक ही बार हो पाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश हमने करे हैं। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि यहाँ तक आपको आज की बात समझ में आई होगी। तो अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कैटलिस्ट और कैटालिसिस। तब तक आप लोग पीछे का जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं और जो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में, इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करो, इन चीज़ों को अच्छे से दिमाग में आप फिल करो, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ। थैंक यू वेरी मच।